नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे दशकों पुराने नागरवाला कांड की पड़ताल, जिसके कई अनसुलझे सवालों के जवाब जानने को लोग हैं बेताब। आइए देखते हैं देश के बहुचर्चित कांड की कुछ सुलझी कुछ अनसुलझी ये दास्तान, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री की आवाज के जरिए बैंक से निकाली गई थी लाखों की रकम। चौबीस मई सन 1971 को ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया को कर दिया था हैरान। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में किसने किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फोन, जिसके बाद आनन फानन में बैंक से निकाले गए थे रुपए 60 लाख और नागरवाला जैसा नटवर लाल लाखों की ये रकम लेकर हो गया था फरार। आइए देखते हैं किसने दिया था दुनिया के इस हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम। It is a time for alertness, not only of our defense forces, but of all our people. एक मई 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी। दिल्ली की गलियों में संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में और रणनीति बन रही थी। पीएम इंदिरा गांधी उस दौर में न केवल देश की राजनीति बल्कि युद्ध और विदेश नीति की भी धुरी थी। इसी माहौल में 24 मई 1971 की सुबह दिल्ली के पार्लियामेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक फोन कॉल आता है। फोन पर आवाज थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सचिव वी शंकर की। आदेश साफ था, 60 लाख रुपए कैश तुरंत तैयार करें, एक आदमी आएगा, रकम उसे सौंप दे। उस दौर में टेलीफोन पर आने वाले आदेशों को चुनौती देना आसान नहीं था। बैंक मैनेजर वी वरदराजन ने बिना देर किए आदेश को मान लिया, क्योंकि ये आदेश सीधे पीएम कार्यालय से आया था। 24 मई 1971 दिल्ली। मैं इस वक्त खड़ा हूं पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर। यहीं से निकले थे 60 लाख रुपए। साल 1971 में ये रकम आज के हिसाब से करीब 8 से 9 करोड़ रुपए के बराबर थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये रकम बिना किसी लिखित आदेश या चेक के सिर्फ एक फोन कॉल पर निकाल दी गई। कुछ ही घंटों बाद बैंक मैनेजर ने ये तय वक्त पर पैसे एक शख्स को सौंप दिए। ना कोई रसीद, ना कोई दस्तखत, ना कोई कागजी सबूत। शख्स रकम लेकर चुपचाप निकल गया। बाद में जब पीएम कार्यालय से पुष्टि की गई तो पूरा मामला सामने आया। पीएमओ कार्यालय से ऐसा कोई आदेश गया ही नहीं था। मतलब साफ था, ये आदेश नकली था। एक फोन कॉल और देश की सबसे बड़ी बैंकिंग ठगी अंजाम पा चुकी थी। देखिए, ये ठगी उस टाइम पर हुई थी जब ना तो डिजिटल था ना एआई था, और किस तरह से इंदिरा गांधी की आवाज़ को डिसीट किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की आवाज़ बिल्कुल करोड़ों में एक है। जब भी आप इंदिरा गांधी की स्पीच आज भी यदि लगा के सुनेंगे तो उसकी आवाज़ आप
कान बंद करके भी, आंख बंद करके बता देंगे कि ये इंदिरा गांधी की आवाज़ है। जब ये मामला प्रकाश के अंदर आया, जो पार्लियामेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जिस तरह से पीएन हक्सर के नाम से फ़ोन किया गया कि मैं उनका सचिव बोल रहा हूँ और 60 लाख रुपए की किसी गुप्त मिशन के लिए ज़रूरत है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ये आदेश है। क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी इस पोजीशन में थी कि पूरा हिंदुस्तान उनको फॉलो करता था, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम था, कांग्रेस की अपनी एक बहुत बड़ी पहचान थी। तो ये माना गया, जो उस टाइम मिस्टर मल्होत्रा थे चीफ कैशियर, उनको लगा कि ये देश हित के अंदर या भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री हैं वही इस पैसे को मांग रही हैं, तो उसमें नुकसान नहीं है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। सवाल था, आखिर वो आदमी कौन था जिसने प्रधानमंत्री के नाम पर इस्तेमाल किया और कैसे इतनी बड़ी रकम गायब हो गई? साल 1971 में नई दिल्ली के संसद मार्ग की एसबीआई ब्रांच में एक 60 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। खास बात यह है कि जब इस फर्जीवाड़े के बारे में बताया गया और जो बातें सामने आई उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस फर्जीवाड़े के बारे में कहा गया कि खुद उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद संसद मार्ग की ये एसबीआई ब्रांच के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को कॉल करके 60 लाख रुपए एक सीक्रेट काम के लिए देने के लिए कहा। हालांकि बाद में जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही पकड़ में आया आरोपी रूपचंद्र नागरवाला। एक रिटायर्ड आर्मी मेजर नागरवाला ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, हाँ, फोन मैंने किया था। मैंने इंदिरा गांधी के निजी सचिव वी शंकर की आवाज हूबहू निकाली। बैंक मैनेजर को लगा कि आदेश प्रधानमंत्री की ओर से आया है और उसने बिना झिझक 60 लाख रुपए दे दिए। नागरवाला का कहना था कि वो आवाज बदलने और मिमिक्री में माहिर था। उसने अपनी इसी कला का इस्तेमाल कर ये ठगी रची। उसका दावा है कि उसने अकेले ही ये सारा खेल खेला। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक रिटायर्ड आर्मी अफसर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? उससे भी बड़ा सवाल, 60 लाख रुपए गए कहां? हालांकि उसमें कमिटमेंट किया गया कि बाद में आपको चेक दे दिया जाएगा या उसके लिए कोई ड्रॉर के लिए कोई मैसेज दे दिया जाएगा, परंतु इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई। और सबसे ताज्जुब वाली बात थी, जब ये मामला प्रकाश के अंदर आया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़कंप मच गया कि इस तरह का इम्पर्सोनेशन और फ्रॉड का मामला सामने आया। नागरवाला की गिरफ्तारी तो हो गई, उसने अपराध भी कबूल कर लिया, लेकिन रकम का कोई सुराग नहीं मिला। ना तो पुलिस को पैसा मिला, नागरवाला ने कोई जानकारी दी। 60 लाख रुपए जैसे धरती निकल गई या आसमान खा गया। इस बैंक की दीवारें आज भी उस राज को अपने अंदर समेटे हुए है। साल 1971 का वो एक फोन कॉल जिसने देश की सबसे बड़ी बैंक ठगी को जन्म दिया और जिसकी गुत्थियां आज तक सुलझ नहीं पाई। यहीं से नागरवाला कांड ठगी से बदलकर एक रहस्य बन गया। एक फोन कॉल, 60 लाख रुपए और एक रहस्यमयी ठग। नागरवाला भले ही गिरफ्तार हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। नागरवाला का कबूलनामा, उसका तेज कोर्ट ट्रायल और फिर जेल में उसकी रहस्यमयी मौत। रुस्तम सोहराब नागरवाला हुआ था गिरफ्तार। उसने अपराध भी कर लिया था स्वीकार, लेकिन असली खेल शुरू हुआ अब। इतना बड़ा बैंक घोटाला, इतनी बड़ी रकम और केस निपट गया सिर्फ 10 दिन में। क्या यह सिर्फ ठगी का मामला था या इसके भीतर छिपे थे कई और राज जिनका आज तक नहीं हुआ है पर्दाफाश? आइए देखते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी
मिस्ट्री का अनसुलझा राज। चौबीस मई 1971 को हुई गिरफ्तारी के बाद नागरवाला से लगातार पूछताछ होती रही। पुलिस और जांच एजेंसियों को उम्मीद थी कि जल्द ही 60 लाख रुपए बरामद हो जाएंगे, लेकिन नागरवाला ने हैरान कर देने वाला बयान दिया। उसने कहा, पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने सब खर्च कर दिए। लेकिन ये खर्च कहाँ हुए, इस पर नागरवाला खामोश रहा। ना कोई बैंक अकाउंट मिला, ना कोई ट्रंक, ना कोई गवाह। पुलिस ने नागरवाला से कई दिनों तक पूछताछ की, लेकिन उसके पास से रकम का 1 रुपया भी नहीं मिला। वो हर बार यही कहता रहा कि पैसा अब उसके पास नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसके पास कोई ठोस जवाब भी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद नागरवाला को कोर्ट में पेश किया गया और वहीं नागरवाला ने सबको चौंका दिया। उसने खुलेआम कबूल किया, हाँ, मैंने ही बैंक मैनेजर को फोन किया था, मैंने ही इंदिरा गांधी की आवाज की नकल की और बैंक आकर पैसे ले गया था। इतना बड़ा कबूलनामा और इतने बड़े आरोप, लेकिन इसके बाद कोर्ट ट्रायल जिस तेजी से चला, उसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली के इसी कोर्ट में नागरवाला पेश हुआ था। यहीं उसने अपना गुनाह कबूल भी किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों इस मामले को 10 दिनों में ही निपटा दिया गया। इतना बड़ा मामला और इतनी जल्दी सुनवाई, ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बेहद दुर्लभ है। कोर्ट ने नागरवाला को 4 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन सवाल कई थे। 60 लाख रुपए का कोई हिसाब क्यों नहीं मिला? नागरवाला ने कहा कि उसने अकेले किया, लेकिन क्या ये मुमकिन था? केस को इतनी जल्दी खत्म करने की क्या मजबूरी थी? कानूनी विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इतनी जल्दी केस का खत्म होना तभी मुमकिन है जब कहीं सिस्टम का कोई दबाव हो। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक ठगी नहीं थी, बल्कि इस मामले में कई ऐसे राज छुपे थे जिन्हें सामने आने से रोका जाना बेहद जरूरी था। 1971 के दौर में मीडिया ने इस केस को खूब उछाला। कुछ अखबारों ने लिखा, ये मामला सिर्फ फ्रॉड नहीं बल्कि किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। कुछ पत्रकारों ने सवाल उठाए कि कहीं ये रकम बांग्लादेश युद्ध या गुप्तचर एजेंसियों के किसी मिशन के लिए तो नहीं निकाली गई थी। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए, वैसे वैसे केस को दबाने की कोशिशें भी तेज होती रहीं। जहाँ पर इंदिरा गांधी की आवाज़ बदलकर और तमाम चीज़ों को 60 लाख रुपए, उस टाइम के आप माने कि 60 करोड़ रुपए से भी शायद ज़्यादा मायने रखते होंगे, उसका बैंक से निकालना और तमाम जो चीज़ें थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबसे खतरनाक बात यह रही कि उसका जो इन्वेस्टिगेटर था उसकी भी बाद में मृत्यु हुई और बाद में उसमें कई टर्न उतार चढ़ाव आए। जो नागरवाला था उसकी भी मौत हुई डाउटफुल सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो तमाम जो चीज़ें थीं वो कई तरह के डाउट क्रिएट करती हैं तमाम चीज़ों के पर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि इंदिरा गांधी की तरफ से या प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से इसके अंदर ना तो कोई स्टेटमेंट आया कि ये सही था या गलत था। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें पर्दे के नीचे और ज़मीन के नीचे दबी रह गई। और ये केस भी उसी तरह माना जाए कि ये केस कभी भी पूरी तरह से एक्सपोज होकर आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, केवल चर्चा का विषय रहा। आज भी ये चर्चा का विषय है कि क्या वो इंदिरा गांधी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 60 करोड़ रुपए निकाले गए थे या चीटिंग फ्रॉड के थ्रू वो तमाम पैसा इकट्ठा किया गया था। ये आने वाले समय में शायद हो सकता है कि कभी पर्दा उठे, पर अब लगता नहीं, तब क्योंकि 1971 का मामला है। दशक बदल गया, समय बदल गया, टाइम बदल गया, आईओ नहीं रहा, कैशियर नहीं रहे तमाम चीज़ों को बताने वाले। तो यही इस मामले में कहा जा सकता है कि अपने समय का बहुत ही चर्चित एक फ्रॉड का बहुत बड़ा केस था। रकम कहां गई?
नागरवाला ने आखिर किसके लिए काम किया और सबसे अहम, क्या उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल था? इस पूरे मामले पे अगर गौर किया जाए तो 1971 में एसबीआई की इसी संसद मार्ग जो ब्रांच है, यहाँ पर चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा अपना काम कर रहे थे। तभी उनको एक कॉल आया जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के सचिव पीएन हक्सर आपसे बात करेंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि पीएन हक्सर ने जब उनसे कहा गया तो पीएन हक्सर ने साफ तौर पे कहा, मैं प्रधानमंत्री का सचिव बोल रहा हूं और मुझे आपसे एक बहुत ही सीक्रेट मिशन को लेकर बात करनी है। बात की जाए पीएन हक्सर की तो ये भी बताया गया कि पीएन हक्सर ने ये भी कहा कि भारत की प्रधानमंत्री चाहती हैं कि वो एक सीक्रेट मिशन के लिए 60 लाख रुपए तुरंत उपलब्ध कराए। वो एक शख्स को भेजेंगे और आपको वो रुपए उस शख्स के हवाले करने हैं। हालांकि अगर बात की जाए वेद प्रकाश मल्होत्रा की, जो चीफ कैशियर थे संसद मार्ग जो एसबीआई ब्रांच के, तो उनसे पूछा कि क्या ये रुपए किसी चेक या दूसरे वाउचर के एवज में दिए जाएंगे, तो जवाब आया रसीद या चेक या कोई भी दूसरा वाउचर आपको बाद में भिजवा दिया जाएगा। जिस आप एक गाड़ी से मैं इस पूरे जो पैसा है इसे लेकर जो ठीक इस संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने ये फ्री चर्च आप देख रहे हैं, इसी फ्री चर्च के पास एक शख्स खड़ा होगा, उसको आपको ये पैसा हैंडओवर करना है और इस पैसे के बारे में आपको किसी से जिक्र नहीं करना है। नागरवाला ने अपराध कबूल किया, कोर्ट ने सजा दी, लेकिन सच सामने नहीं आया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद नागरवाला की रहस्यमयी मौत ने इस कांड को हमेशा के लिए अनसुलझा छोड़ दिया। पूरी रकम के साथ नागरवाला हुआ गिरफ्तार। आनन फानन में ही आ गया केस का फैसला। सख्त निगरानी में भेजा गया जेल, लेकिन जेल के भीतर ही आया चौंकाने वाला मोड़, जहां कुछ ही महीनों में रहस्यमयी तरीके से हो गई नागरवाला की मौत। यही नहीं, जांच अधिकारियों का भी हुआ सनसनीखेज अंत। आइए देखते हैं आज भी क्यों अनसुलझे हैं ये प्रश्न। नागरवाला को तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन वहां से कुछ ही महीनों में आई चौंकाने वाली खबर, नागरवाला की अचानक मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट कहती है दिल का दौरा पड़ा, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं नागरवाला को चुप करा दिया गया, क्योंकि उसके पास ऐसे कई राज थे जिन्हें उजागर करना कई लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। मैं इस वक्त खड़ा हूं तिहाड़ जेल के बाहर। यहीं पर नागरवाला को रखा गया था और यहीं से आई थी नागरवाला की रहस्यमयी मौत की खबर। हालांकि सरकार ने नागरवाला की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया था, लेकिन विपक्ष और मीडिया ने यह सवाल उठाया था कि क्या ये वाकई में एक प्राकृतिक मौत है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नागरवाला दरअसल एक गुप्त मिशन का हिस्सा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। कहा जाता है कि 60 लाख रुपए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन इस सीक्रेट ऑपरेशन को जनता से छुपाने के लिए इसे ठगी का रूप दिया गया और जब नागरवाला ने राज खोलने का संकेत दिया तो उसे चुप करा दिया गया।
बड़ा शक क्रिएट करता है, क्योंकि वो चीफ कैशियर थे और उनका कहना कि उनको ये कॉल आई थी, पीएन हक्सर के नाम से जो कॉल आई थी, क्या वो आवाज़ उन्हीं की थी जो चेंज की गई थी, उसको बाइफरकेट किया गया था, नहीं किया गया था? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप उसको रिवर्ट कॉल कर सकते हो, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं थे, मोबाइल पर कोई कॉल आएगी तो आप रिवर्ट कर सकते हैं। उस टाइम लैंडलाइन का सिस्टम था, लैंडलाइन पर क्या वो उनको टेक्निकली तो उनके नंबर मांगना चाहिए था, उनको कॉल बैक करनी चाहिए थी चीफ कैशियर को, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट एसबीआई जो कि सरकारी बैंक है उसका वो दे रहे थे, परंतु उन्होंने तमाम प्रोसीजर को, सिस्टम को इग्नोर करते हुए वो पैसा निकालने के लिए खुद निकाला और देने के लिए चले गए। तो अपने आप में उनके जो कंडक्ट है, उनका जो व्यवहार है, उस पर जरूर शक पैदा करता है कि इसमें वेद प्रकाश मल्होत्रा का भी कोई रोल हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एकदम से आप निकाल कर बैंक से आप खुद देने के लिए आतुर हो जाएं, चले जाएं, तो क्या इंदिरा गांधी के ऊपर शक किया जाए या वेद प्रकाश मल्होत्रा पे शक किया जाए, तो ये एक रहस्य बन के रह गया है। इस बारे में अब कोई भी बताने वाला नहीं है। नागरवाला की मौत के साथ ही ये शक और गहराया कि ये मामला सिर्फ एक ठगी का नहीं था, बल्कि किसी गुप्तचर की साजिश का हिस्सा था। कुछ लोग इसे रॉ से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं। उस दौर में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने सच को छुपाया। कई पत्रकारों ने लिखा कि ये रकम इंदिरा गांधी सरकार के गुप्त फंडिंग मिशन का हिस्सा थी, लेकिन ना कोई आधिकारिक बयान आया, ना कोई जांच आगे बढ़ी। 60 लाख रुपए का रहस्य नागरवाला की मौत के साथ ही दफन हो गया। इन फाइलों में सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब कहीं नहीं है। नागरवाला की मौत के साथ ही ये रहस्य और गहरा गया। आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये ठगी थी या साजिश थी या फिर कोई गुप्त अभियान था। पचास साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन नागरवाला कांड अब भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो वेद प्रकाश मल्होत्रा का कहना है कि आवाज़ निकाली गई थी, निकाली भी गई थी या नहीं निकाली गई थी, क्या वो खुद भी इस सारे मामले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे? तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा करता है। वेद प्रकाश मल्होत्रा, क्या उनके पास में कोई कॉल आई थी, क्या वो मिसेज इंदिरा गांधी की थी? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है। जिस तरह से उन्होंने तमाम जो बैंकिंग के जो कायदे कानून हैं उनको इग्नोर करते हुए केवल उनके ये कहना कि मिसेज इंदिरा गांधी के ऑफिस से फ़ोन आया था, बहुत गुप्त मिशन के लिए पैसा चाहिए था, ये एक अपने आप में एक सवाल बन के रह गया है, जो कि अपराध की दुनिया के अंदर ये ज़रूर पूछा जाएगा बार बार कि क्या इस तरह की चीज़ें अब आगे समय में हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। मेरा मानना है तो अब इस तरह की चीज़ें संभव नहीं है। वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये आज भी अपने आप में एक रहस्य है, गुत्थी है। क्या मिसेज इंदिरा गांधी या अख्तर या वेद प्रकाश मल्होत्रा इसके जिम्मेदार हैं? अब इसके बारे में कोई सवाल, कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। 60 लाख रुपए कहाँ गए? नागरवाला वाकई अकेला था या किसी सिस्टम का हिस्सा था? उसकी मौत प्राकृतिक थी या सुनियोजित? इतिहास सवाल छोड़ गया, लेकिन जवाब कभी सामने नहीं आए। शायद ये रहस्य अब हमेशा रहस्य ही रहेगा। नागरवाला कांड, जिसमें 60 लाख रुपए का घोटाला, एक ठग का कबूलनामा, तेज ट्रायल और रहस्यमयी मौत। जब जांच की गई, जांच को आगे बढ़ाया, तमाम एजेंसीज इस मामले की जांच में जुट गई, जिसके बाद जब जांच की गई तो एक शख्स के पास से जो फर्जीवाड़े की जो 60 लाख रुपए की रकम थी, उसमें से लगभग पूरा पैसा बरामद कर लिया गया। कुछ थोड़ा अमाउंट जो है था वो बरामद नहीं किया जा सका, लेकिन इस मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और जांच में ये देखा गया कि क्या जो वेद प्रकाश मल्होत्रा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में जो बातें कह रहे हैं कि उन्होंने खुद फ़ोन करके जो पैसा देने की बात कही थी, क्या उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि इस पूरे मामले को जो है वो 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में इस मामले से जुड़े तमाम जो मुख्य आरोपी थे, जो मुख्य लोग थे, उनकी मौत हो चुकी है और अब तक इस पूरे मामले के बारे में सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर जो वेद प्रकाश मल्होत्रा, जो संसद मार्ग की एसबीआई ब्रांच के चीफ कैशियर थे, जो बातें उन्होंने कहा
कि पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो सचिव हैं जो हक्सर, उनका कॉल आया और जब वेद प्रकाश मल्होत्रा ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने फौरन जो है फ़ोन ये कहते हुए एक जो दूसरे शख्स जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ में वेद प्रकाश मल्होत्रा से बात की उसको दे दिया और वहाँ से कहा गया मैं प्रधानमंत्री बोल रही हूँ और ऐसा ऐसा पैसा आप दे दीजिए। फिलहाल अभी तक जो की जांच की अगर बात की जाए तो आज तक 50 साल से ज़्यादा का ये वक्त हो चुका है, आज तक इस मामले से पर्दा नहीं उठ पाया कि जो बातें वेद प्रकाश मल्होत्रा कह रहे थे वो वाकई में सच थी या वजह कुछ और थी, मामला कुछ और था और दिखाया कुछ और गया। भारत का ये सबसे सनसनीखेज बैंक स्कैम आज भी अनसुलझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे संडे स्पेशल शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।